हाँ, कई 6 विचार। हाँ, यहाँ पे जे व्यापक जो बोला है ना, तो व्यापक का अर्थ हम क्या लेंगे? जैसे नैयायिक सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम ऐसा लेते हैं, तो वो ही होगा व्यापक से अर्थ यहाँ पे, या फिर कुछ और? सर्वत्र है स्थित, इसी अर्थ में। तो वो मूर्त द्रव्य है, उसके अंदर भी विद्यमान होगा? हाँ, दोनों तरह से ले सकते हैं, अंदर बाहर दोनों तरह से समझना चाहिए। व्यापकता तो ऐसी होती है। क्योंकि यही बात हमने देखी ना कि जो वर्ण होता है वो हमारे आंतरिक प्रयत्न से वैखरी होती है, और वैखरी के बाद श्रोता के कर्ण प्रदेश तक वो पहुंचता है, तो उसका बाहर होना भी आवश्यक है। तो भीतर बाहर दोनों। हम कभी नहीं बोलते हैं, गुनगुनाते हैं, तब हम ही बोलते हैं और हम ही सुनते हैं। इसी तरह जो अजपा जप होता है उसमें भी यही बात होती है। तो वो भीतर बाहर दोनों उसे समझना चाहिए। जैसे यहाँ मातृका विद्या जो कहा ना, मातृका विद्या में सिद्ध जो पक्ष है, ये जो गणना सिंटेक्स कितने होते हैं इस विषय में जो चर्चा विचारणा हुई है उसको कहते हैं। जी जी, जैसे हमने रूप सृष्टि देखी, उसके बाद ये शब्द सृष्टि आई, तो ये रूप और शब्द हमारी समझ के अलावा तो समझ में आएंगे नहीं ना। उसके लिए जो समझ हमको चाहिए वो कौन सी सृष्टि में या कौन सी कैटेगरी में लेंगे? मतलब कि जैसे कि हाथी है, तो हाथी के रूप को वर्णन अगर कियो, उसकी समझ हमको है तो कोई हाथी बोलेगा तो हमको पता चलेगा, और शब्द भी यूं ही बोल जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो वो जो समझ है उसको कौन सी कैटेगरी में लेना चाहिए? देखें थोड़ा ये विषय आगे चले। अभी तो क्योंकि हमने मंगलाचरण ही किया है नाम सृष्टि का, तो वो विषय अब आगे आ रहा है। अब वही जो प्रश्न कर रहे हैं उसी के साथ कुछ जुड़ी हुई बातें आगे आ रही हैं। ये भगवान ही नाम सृष्टि रूप होते हैं, इस बात को कहने के बाद जो शब्द ब्रह्म का अभिव्यक्त रूप है उसको वैखरी कहा जाता है। ये सब वाणी के भेद माने गए हैं, परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी। तो जैसे किसी व्यक्ति के चेहरे को हम देखें, हमें देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है, तो वो जो कहना चाहता है वो बात हम नहीं पढ़ सकते हैं उसके चेहरे पर विवक्षा है उसकी, इतना हम जान सकते हैं। हम ऐसा समझकर चलें कि उस समय जो शब्द ब्रह्म है वो वाणी परा अवस्था में उसके भीतर है इस समय, यानी अभी वो पेट में उमड़ घुमड़ हो रही है। पीछे धीरे धीरे मानो कि कोई ऊंचा हो रहा है या हाथ कर रहा है या माइक्रोफोन खोज रहा है या कुछ पढ़ रहा है, तो उसकी चेष्टा से ऐसा लगता है कि वो वाणी का प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। तो वो पश्यंती अवस्था है। फिर अभी अस्फुट सी ध्वनि अगर उससे प्रकट हो रही है तो हम कहेंगे कि भाई ये अभी इससे और ऊपर की कक्षा पर मध्यमा पर पहुंची, और जब वो बिना बोले रह नहीं पा रहा है
और हम सुने समझ सकें ऐसे शब्दों में वो अपनी बात को कह रहा है, तो वो वैखरी हो गई। तो इस तरह से इसको परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी, ये भी वैयाकरणों ने अच्छी ये विवेचना की है। और जैसे कि हमने कहा कि वो स्फोट उसको शब्द का सृष्टि का मूल मानते हैं और वो स्फोट टुकड़ों में होता है, वर्ण स्फोट, शब्द या पद का स्फोट, वाक्य स्फोट, इस तरह से। तो कोई बात हमको जब समझ में आती है तो हमारी समझ का, जैसे पुराने समय में रेडियो में वो धीमी गति के समाचार आते थे, जो समाचार लिखने के उपयोग में होते थे। हम स्कूल में वो कहीं जाते तो हमारा ऐसा वो क्रम रहता कि आज ये समाचार पढ़ेगा। अब वो समाचार पढ़ने के लिए उसको लिखना पड़ता। उस समय अखबार इतने, राष्ट्रीय अखबार उतने सहज उपलब्ध नहीं होते, एक आध दिन लेट आते थे। प्रादेशिक समाचार स्थानिक अखबार में मिल जाते थे। तो सुबह 6 बजे, पौने 6 बजे BBC हिंदी में आती, उसको लिखते, पर उसकी तो स्पीड के साथ लिख पाना हमारे लिए कठिन था 5वीं 6ठी क्लास में। वो धीमी गति के समाचार लिख सकते थे। अब वो धीमी गति के समाचार में इतनी धीमी तो नहीं होती थी कि हमें अक्षर सुनाई दे, शब्द तो सुनाई देते थे, पर शब्द के साथ बट वो वाजपेयी जैसे 2-3 बार आंख मिचका लेते, चुप हो जाते, फिर अब दूसरा शब्द कब बोलेंगे उसकी बाट देखते रहते हम। उस तरह से एक एक शब्द कुछ कुछ समय के अंतराल पर सुनाई दें, तो वो वाक्य पूरा होने पर क्या उसका स्वरूप बनेगा, ये अंत तक बड़ा सस्पेंस रहता कि वाक्य नेगेटिव रहेगा, प्रश्न चिन्ह होगा या मजाकिया बनेगा। वो जब पूरा वाक्य हो तभी पूरी बात समझ में आती थी। तो शब्दबोध की प्रक्रिया में शब्द शास्त्रियों ने ये कहा कि हम भी इसी तरह से समझते हैं कि कुछ वर्ण स्फोट होता है, कुछ वर्णों से मिले हुए शब्द, उसका स्फोट यानी अर्थ स्फुरण होता है, और पीछे जब बात पूरी हो जाती है, वाक्य पूरा होता है, तब वाक्य का स्फोट होता है। अब इसी तरह से और बढ़ाओ इसको, जैसे महाप्रभु ने सप्तधा अर्थ बताए हैं, तो अध्यायार्थ, फिर प्रकरणार्थ, फिर स्कंधार्थ और शास्त्रार्थ, ऐसे वाक्य भी महावाक्यार्थ, इसको जितना आप कर सकते हो तो आपकी जितनी अपेक्षा है उसके अनुसार। जैसे संगीत शास्त्र में, शास्त्रीय शैली में ये होता है कि राग जब प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ स्वरों का विस्तार आधा पौना घंटा तक चलता है, और अगर श्रोताओं की सभा में कोई म्यूज़िक क्रिटिक बैठे हुए हों और कलाकार है वो अच्छा सिद्धहस्त हो, तो वो जानबूझकर ऐसे राग और ऐसे स्वरों का प्रयोग करता है जिससे कि वो म्यूज़िक क्रिटिक समझ ना पाए कि ये क्या गा रहा है। तो ऐसे वर्जित स्वरों का प्रयोग या विवादी स्वरों का प्रयोग करके और झांसा देता है श्रोता को कि लगे ये कि ये बिहाग राग गाने जा रहा है, पर कुछ उसमें दूसरे राग के अंश जोड़कर भ्रमित कर दे, और आखिरकार वो महफिल समाप्त होने के बाद उसको पूछना पड़े कि खां साहब आपने क्या गाया। अब पौने घंटे की एक राग की प्रस्तुति में पौने घंटे तक ये समझ नहीं आया कि गाया क्या। बंदिश सुनाई देती है पर स्वर भी सुना